गुड इवनिंग दोस्तों। राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक के लिए कंप्यूटर क्वेश्चन सीरीज में आज का टॉपिक है सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस और जावा। हमारे इस वीडियो में 400 क्वेश्चन है पूरे, और अभी तक किसी ने भी सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस और जावा नहीं पढ़ी है, तो हमारा ये वीडियो देखने के बाद एक तरह से उनके थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी, और हमने ये प्रयास किया है कि जो थ्योरी है वो क्वेश्चनों के माध्यम से करा दी जाए। क्वेश्चन लो स्टैंडर्ड से हाई स्टैंडर्ड तक हमने यूज किए हैं इसमें, तो देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो। हमारा ये वीडियो एंड तक देखिए, जिससे आप अपनी तैयारी भी जान सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। सबसे पहले हमारे पास सी लैंग्वेज। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक बटन पर प्रेस कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल रोहिला क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं प्रोग्रामों के हल को अलग अलग स्टेप में दिखाने को क्या कहते हैं? तो आंसर है ए, एल्गोरिथम। जटिल प्रोग्रामों को छोटे छोटे प्रोग्रामों में विभक्त करना कहलाता है, तो आंसर है बी, मॉड्यूल। कंप्यूटर को कोई भी कार्य करने के लिए निर्देशों की आवश्यकता होती है, निर्देशों के इसी उचित क्रम को कहते हैं, आंसर बी, प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रोसीजर का चित्रात्मक प्रदर्शन किया जाता है तो वह खालिस्तान कहलाता है, तो आंसर है सी, फ्लो चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी प्लस प्लस भाषा का विकास किस सन में किया गया था? आंसर है सी, 1972 में। सी भाषा है, आंसर सी, निम्न स्तरीय फीचर के साथ उच्च स्तरीय भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी भाषा है तो आंसर है प्रोसीजर भाषा है, आंसर बी। सी प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किसने किया? तो आंसर है डी, डेनिस रिची ने। सी प्रोग्रामिंग भाषा का विकास कहाँ और किस कंपनी ने किया? तो सी प्रोग्रामिंग भाषा का विकास अमेरिका की बेल लेबोरेटरी ने किया, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी लैंग्वेज में लो लेवल लैंग्वेज तथा हाई लेवल लैंग्वेज दोनों के ही गुण होते हैं, अतः इस खालिस्तान की श्रेणी में रखा जा सकता है, तो आंसर है सी, इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज में रख सकते हैं। ANSI को प्रथम बार बाजार में कब उतारा गया? तो आंसर है ए, 1990 में। ANSI को किस भाषा का कंपाइलर कहते हैं? तो आंसर है सी, सी प्लस प्लस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्रोत फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल में बदलना कहलाता है, आंसर ए, कंपाइलिंग। कंप्यूटर की किसी शर्त पूरा होने तक ही कार्य करते रहने का निर्देश कहलाता है, तो आंसर ए, लूप। सेट डब्ल्यू एक है, तो आंसर है सी, मैनिपुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भाषा में लिखे गए प्रोग्राम की छोटी से छोटी इकाई को उस भाषा के खालिस्तान कहते हैं, तो आंसर है ए, टोकन। प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई को भी टोकन ही कहते हैं। फाइल को भंडारित करने के लिए कौन सा कमांड उपयोग में आता है? आंसर है बी, F2। किसी प्रोग्राम के मुख्य तत्व होते हैं, तो आंसर है डी, सुरक्षित शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से लिखते हैं, तो आंसर है बी, आरक्षित शब्द। जो प्रोग्राम हम संपादक में टाइप कर संग्रहित करते हैं वह कहलाती है, आंसर ए, सोर्स फाइल। ASCII फाइल होती है, तो आंसर है स्रोत फाइल, ए, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तकार जिसे मैनिपुलेटर कहलाते हैं, तो इनमें से दस्तकार कौन से हैं? तो सेट डब्ल्यू एंड
L1, तो आंसर है सी, ए एंड बी दोनों ही। सी या सी प्लस प्लस में प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए, निष्पादित का मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सा कमांड काम में आता है? तो आंसर है बी, कंट्रोल प्लस F9। बैकस्लैश अक्षर का विशेष अर्थ होता है, तो आंसर है डी, डबल कोट्स लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वेरिएबल के नाम का प्रारंभ करने में निम्न में से किसके द्वारा हो सकता है? तो आंसर है ए, अल्फ़ाबेट से शुरू हो सकता है। सी में आरक्षित शब्द या रिजर्व वर्ड को कहा जाता है, आंसर है बी, कीवर्ड। किसी भी सी प्रोग्राम में किसी फंक्शन की उपस्थिति आवश्यक होती है, तो आंसर है बी, मेन फंक्शन की। ट्वेंटी 28 क्वेश्चन, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी किसको निर्देश देते हैं? तो आंसर है बी, कंपाइलर को देते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी को लिखते हैं, आंसर है बी, मेन फंक्शन के पहले। कमेंट को लिखते हैं, आंसर है सी, मेन फंक्शन के बाद और मेन फंक्शन के पहले दोनों में लिखते हैं, तो आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी या सी प्लस प्लस में किस फंक्शन के बिना प्रोग्राम रन नहीं हो पाता? तो आंसर है ए, जब तक मेन फंक्शन यूज नहीं करेंगे तब तक प्रोग्राम रन नहीं होगा। सी प्रोग्राम में कोई पूर्व परिभाषित फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए किसको प्रोग्राम के साथ जोड़ना होता है? आंसर है सी, हेडर फाइल को जोड़ना जरूरी होता है। प्रत्येक हेडर फाइल का एक्सटेंशन होता है, आंसर है बी, .h होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, किस हेडर फाइल में इनपुट आउटपुट से संबंधित फंक्शन होते हैं? तो आंसर है ए, studio.h। और studio.h का अर्थ होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। क्वेश्चन नंबर 35, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी कितने प्रकार की होती है? तो आंसर है ए, 2 प्रकार की। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी के प्रकार हैं, तो आंसर है सी, दोनों ही प्रकार के, पूर्व परिभाषित और यूजर डिफाइंड। पूर्व परिभाषित का मतलब है जो सी लैंग्वेज में पहले से परिभाषित की गई है, और यूजर डिफाइंड का मतलब है जो प्रोग्रामर खुद के अनुसार बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व परिभाषित फंक्शन को किससे जोड़ा जाता है? तो आंसर है ए, इंक्लूड शब्द से। और यूजर डिफाइंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी को किससे जोड़ा जाता है? तो आंसर है बी, डिफाइंड शब्द से। कमेंट्स प्रोग्राम का खालिस्तान का भाग होता है, तो कमेंट्स जो प्रोग्राम में है वो नॉन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होते हैं, एग्जीक्यूट नहीं होते, नॉन एग्जीक्यूट होते हैं, तो आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न कथन में मैक्स नम का क्या है? और हैश डिफाइन मैक्स नम 15, तो आंसर है ए, प्री प्रोसेसर मैक्रो। ये यूजर के द्वारा डिफाइन किया हुआ है, तो ये प्री प्रोसेसर मैक्रो है। निम्न में से विषम चुनिए, तो आंसर है ए, प्रिंटफ फंक्शन। बाकी के ये जो फंक्शन है ये तो आउटपुट फंक्शन है, और ये बाकी तीनों जो फंक्शन है वो इनपुट फंक्शन है। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट फंक्शन नहीं है? तो आंसर है सी, गेट कैरेक्टर जो फंक्शन है वो इनपुट फंक्शन है, बाकी के आउटपुट फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक फॉर्मेटेड फंक्शन है? तो आंसर है सी, प्रिंटफ और स्कैनफ दोनों ही हैं। किसी फंक्शन के द्वारा रीड किए जाने वाले कैरेक्टर को स्क्रीन पर नहीं दिखाया जाता है, तो आंसर है बी, गेट्स में नहीं दिखाया जाता। प्रिंटफ फंक्शन यूजर स्क्रीन पर खालिस्तान का कार्य करता है, तो आंसर है बी, आउटपुट का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैनफ फंक्शन यूजर से कीबोर्ड के द्वारा खालिस्तान का कार्य करता है, तो आंसर है स्कैनफ जो फंक्शन है वो इनपुट फंक्शन है, तो आंसर है ए, इनपुट लेने का काम करता है। किसी प्रोग्राम के विभिन्न तथ्यों जैसे वेरिएबल, फंक्शन तथा एरे को दिए जाने वाले नाम होते हैं, तो आंसर है डी, आइडेंटिफायर्स।
सी भाषा में वे सभी वैल्यूज होती है जो पूरे प्रोग्राम के दौरान परिवर्तित नहीं होती। तो आंसर है सी कांस्टेंट। कांस्टेंट है जो उनकी जो वैल्यूज है पूरे प्रोग्राम के द्वारा चेंज नहीं होती। नेक्स्ट है वे संख्याएं होती है जिनमें 0 से 9 तक की संख्याओं का समावेश होता है परंतु इसमें डेसिमल पॉइंट, स्पेस अथवा कोई चिन्ह नहीं हो सकता। तो आंसर है बी इंटीजर कांस्टेंट में। रियल कांस्टेंट को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। इनमें डेसिमल पॉइंट आवश्यक रूप से होना चाहिए। तो आंसर है ए फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट जो खालिस्तान के बीच में लिखा गया है हो। तो आंसर है सी सिंगल इन्वर्टेड कोमाज के अंदर। कैरेक्टर्स का वह समूह जो डबल इन्वर्टेज कोमा के बीच में हो वह कांस्टेंट कहलाता है। तो सिंगल इन्वर्टेज कोमा के बीच में तो कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाता है और जो डबल इन्वर्टेज कोमा के बीच में होता है तो वो होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो आंसर है ए। वह नाम होता है जो प्रोग्राम के दौरान कोई वैल्यू स्टोर करता है, इसकी वैल्यू प्रोग्राम के दौरान परिवर्तित हो जाती है। तो आंसर है इसका बी वेरिएबल। वेरिएबल की जो वैल्यू है प्रोग्राम के दौरान परिवर्तित होती रहती है। किसमें वर्णमाला के अक्षर अल्फ़ाबेट, संख्याएं डिजिट तथा अंडरस्कोर ही होने चाहिए। तो आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। सी में कुल कितने कीवर्ड्स होते हैं। तो आंसर है ए 32। कीवर्ड सी में खालिस्तान एक शब्द होता है जिसका उपयोग वेरिएबल के नाम के लिए नहीं किया जा सकता। तो आंसर है ए पूर्व आरक्षित वर्ड जो होते हैं। तो आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी कंप्यूटर में डाली जाने वाली वैल्यूज़ को प्रदर्शित करने के तरीके को क्या कहते हैं। तो आंसर है सी डेटा टाइप। सी में प्रयुक्त होने वाले डेटा टाइप को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो आंसर है डी 2 भागों में। सी में प्रयुक्त होने वाले डेटा टाइप को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो आंसर है सी दोनों ही, क्योंकि पूर्व परिभाषित को प्राइमरी तथा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को सेकेंडरी टाइप का डेटा टाइप कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के डेटा टाइप को पूर्व परिभाषित डेटा टाइप की मदद से ही बनाया जाता है। तो आंसर है बी द्वितीयक डेटा टाइप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो जो सेकेंडरी डेटा टाइप या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को प्राइमरी डेटा टाइप का यूज करके ही बनाया जाता है। निम्नलिखित में से प्राइमरी या प्राथमिक डेटा टाइप होते हैं। तो आंसर है डी सभी प्रकार के हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, वॉइड। किसी लॉन्ग साइन इंट को दर्शाने वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। तो आंसर है सी आईडी, परसेंटेज आईडी के नाम से। जो डी है वो इंटीजर को दर्शाता है और जो लॉन्ग साइन है वो आई को दर्शाता है। किसी लॉन्ग अनसाइन इंटीजर को दर्शाने वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। तो आंसर है डी परसेंटेज आई यू। किसी साइन कैरेक्टर की रेंज होती है। तो आंसर है ए -128 से +127 तक। किसी अनसाइन कैरेक्टर की रेंज होती है तो सी 0 से 255 तक। किसी इंटीजर जो शॉर्ट साइन इंटीजर की रेंज होती है तो आंसर है बी -32,768 से लेके +32,767 तक। ये अभी तक आपने देखा -128 से 127, -32 से 768 और 0 से लेके 255 तक। तो इसमें जो है 0 इंक्लूड हो जाता है तो पूरा यहाँ 1 से लेके 32,767 प्लस 0। यहाँ पर 128 तो है प्लस 0 प्लस 127। नेक्स्ट देखिए, किसी शॉर्ट अनसाइन इंटीजर की रेंज होती है तो आंसर है ए 0 to 65,535।
जो साइन होता है उसमें माइनस और प्लस की संख्याएं चलती है, और जो अनसाइंड होता है उसमें केवल प्लस की संख्याएं चलती है। डबल डेटा टाइप द्वारा कितनी मेमोरी आरक्षित की जाती है? तो आंसर है डी 8 बाइट। लॉन्ग डेटा टाइप द्वारा कितनी मेमोरी आरक्षित की जाती है? ए 10 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग अनसाइन ऑब्लिक साइन इंटीजर डेटा टाइप द्वारा कितनी मेमोरी आरक्षित की जाती है? तो आंसर है सी 4 बाइट। किसी शॉर्ट साइन इंटीजर या इंटीजर को दर्शाने वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है? तो आंसर है ए परसेंटेज डी। किसी शॉर्ट अनसाइन इंटीजर को दर्शाने वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है? तो आंसर है बी परसेंटेज यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन डेसिमल इंटीजर के लिए कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन करैक्टर है? तो आंसर है सी परसेंटेज आई। करैक्टर डेटा टाइप द्वारा कितनी मेमोरी आरक्षित की जाती है? तो आंसर है ए 1 बाइट। वह अर्थमेटिक ऑपरेटर जिसका उपयोग किसी फ्लोट वैल्यू के साथ नहीं किया जा सकता है? तो आंसर है ए आंसर ए है, और ये जो परसेंटेज नहीं, ये एक तरह से मोड के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हेक्साडेसिमल इंटीजर को दर्शाने वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है? तो आंसर है बी परसेंटेज एक्स। सी में प्रत्येक स्ट्रिंग की समाप्ति खालिस्तान कैरेक्टर से होती है? तो आंसर है ए सिंगल इन्वर्टेज कोमा में स्लैश लगा के 0। ये नल कैरेक्टर कहलाता है। इंटीजर डेटा टाइप शॉर्ट साइन ऑब्लिक अनसाइन द्वारा कितनी मेमोरी आरक्षित की जाती है? तो आंसर है बी 2 बाइट। फ्लोट डेटा टाइप द्वारा कितनी मेमोरी आरक्षित की जाती है? तो आंसर है सी 4 बाइट। किसी शॉर्ट अनसाइन ऑब्लिक साइन या करैक्टर को दर्शाने वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है? तो आंसर है डी परसेंटेज सी। किसी लॉन्ग अनसाइन इंटीजर की रेंज होती है? तो आंसर है सी 0 to 42 94 96 72 295। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फ्लोट को दर्शाने वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है? तो आंसर है ए परसेंटेज एफ। किसी लॉन्ग साइन इंटीजर की रेंज होती है? तो आंसर है बी -21 47 48 36 68 टू 21 47 38 36 57 तक। किसी डबल को दर्शाने वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है? तो आंसर है डी परसेंटेज आई एफ। किसी फ्लोट की रेंज होती है? तो आंसर है डी। किसी लॉन्ग डबल को दर्शाने वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है? तो आंसर है बी एल परसेंटेज एल एफ। किसी डबल की रेंज होती है? तो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लॉन्ग डबल की रेंज होती है? तो आंसर है ए। फॉर्मेट स्पेसिफायर या कन्वर्जन स्पेसिफायर का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? तो आंसर है सी। यूजर द्वारा इनपुट की वैल्यू को उचित फॉर्मेट में स्टोर करना, और कंपाइलर द्वारा आउटपुट के रूप में दी जाने वैल्यू को उचित फॉर्मेट में प्रिंट करना, दोनों ही काम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा यह तय करती है या तय किया जाता है कि कोई वेरिएबल कहाँ स्टोर किया जाएगा? तो आंसर है ए स्टोरेज क्लास करती है। सी में डिक्लेयर किसी भी वेरिएबल की कितनी स्टोरेज क्लास होती है? तो आंसर है सी 4 प्रकार की क्लास होती है सी में डिक्लेयर किसी भी वेरिएबल की स्टोरेज क्लासेज के प्रकार तो आंसर है सी दोनों ही। ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास भी होती है, रजिस्टर स्टोरेज क्लास होती है, स्टैटिक स्टोरेज क्लास होती है, और एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास होती है। तो ये चारों क्लासें सी के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का कीवर्ड
स्टोरेज तथा डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। तो जो ऑटोमेटिक हम स्टोरेज क्लास यूज करते हैं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, तो आंसर है ए, ऑटोमेटिक के लिए ऑटो यूज करेंगे। और जो क्लास है स्टोर कहाँ होगी, रैम में, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू कौन सी होगी, गार्बेज वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्टर स्टोरेज क्लास का कीवर्ड स्टोरेज तथा डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, तो आंसर है इसका बी, रजिस्टर शब्द यूज करेंगे। सीपीयू में होगी ये, वो ऑटोमेटिक रैम में होती थी और ये सीपीयू रजिस्टर में होगी, और गार्बेज वैल्यू यूज करेंगे। स्टैटिक स्टोरेज क्लास का कीवर्ड स्टोरेज तथा डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, तो आंसर है सी, ये स्टैटिक होगी, रैम में स्टोर होगी और जीरो वैल्यू को बाय डिफ़ॉल्ट आएगा इसका। एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का कीवर्ड स्टोरेज तथा डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, तो आंसर है डी, एक्सटर्न जो इसका शब्द यूज करेंगे रैम में होगी और जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C++ भाषा में कितने रिलेशन ऑपरेटर होते हैं, तो आंसर है सी, 6 प्रकार के। स्टार चिन्ह निम्न लॉजिकल गेट का होता है, तो आंसर है डी, एंड के लिए हम यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वेरिएबल का सही नाम है, तो हम ऑप्शन में देखते हैं 1 2 3 मैक्स। तो वेरिएबल का जो पहला कैरेक्टर है वो कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू से शुरू नहीं हो सकता, तो ये गलत है। ये अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है पर बीच में खालिस्तान दे रखा है, ब्लैंक दे रखा है, स्पेस दे रखा है, तो ये भी वैलिड नहीं है। ये जो सी के अंदर पहले से रिजर्व कीवर्ड है तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। आंसर है डी, मैक्सिमम, ये बिल्कुल सही है, इसमें कहीं भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि सब करेक्टर हैं। यदि बीच में न्यूमेरिक वैल्यू होती है, स्पेस नहीं होता तो भी चलता, लास्ट में वैल्यू होती तो भी चलता, और पहले करेक्टर के बाद न्यूमेरिक वैल्यू होती तो भी चलता अपने। तो आंसर है डी। निम्नलिखित में से अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, तो अर्थमेटिक जो ऑपरेटर होते हैं, आंसर है ए, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड। निम्नलिखित में से रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, तो आंसर है बी, रिलेशनल ऑपरेटर्स का अर्थ होता है जिसमें हम एक दूसरे से कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, लेस देन, वो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। और जो अर्थमेटिक होते हैं, जो मैथमेटिक्स जो क्रियाएं की जाती है, ऑपरेशन किए जाते हैं, जैसे प्लस, माइनस, तो ये मैथमेटिक्स वाले हैं। निम्नलिखित में से लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, तो आंसर है अपने पास सी, ये लॉजिकल है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं, तो आंसर है ए, प्लस प्लस इंक्रीमेंट है और माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। निम्नलिखित में से कंडीशनल ऑपरेटर हैं, तो आंसर है डी। निम्नलिखित में से कौन यूनरी ऑपरेटर कहते हैं, तो आंसर है डी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑपरेटर में 2 वर्ग, पोस्टफिक्स तथा प्रीफिक्स होते हैं, तो आंसर है डी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के अंदर। निम्न में से वेरिएबल का गलत नाम है, तो आंसर है सी। पहले भी आपको क्वेश्चन में बताया था, एवरेज, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। DOB अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, स्पेस है नहीं, और नम और अंडरस्कोर मैक्स, तो ये भी सही है, ये भी नाम हो सकता है, पर जो साइंड है वो पूर्व परिभाषित कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड है, तो इसलिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो वेरिएबल का गलत नाम ये है।
निम्न में से ऑपरेटर्स की कौन सी श्रेणी सी में नहीं होती है? तो आंसर है सी, डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडीशनल ऑपरेटर ये नॉट ऑपरेटर होता है, तो आंसर है ए, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। फॉर्मेट स्पेसिफायर में यदि परसेंटेज के बाद किस चिन्ह को लगाने पर उस स्थान पर इनपुट की जाने वाली संख्या को अनदेखा कर दिया जाता है, तो आंसर है सी, स्टार चिन्ह लगाने पर, एस्ट्रिक चिन्ह लगाने पर अनदेखा कर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो आंसर है डी, HTML। HTML एक वेब प्रोग्रामिंग भाषा है, और ये जो बाकी की है VB, फॉक्स प्रो और जावा, ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है, ये वेबसाइट बनाने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VB भाषा में बनने वाली फाइलों का एक्सटेंशन होता है, तो आंसर है ए, .VB। डिवाइडेड बाय 0 है, तो आंसर है सी, रन टाइम एरर। सिंटैक्स त्रुटि या सिंटैक्स एरर का पता किया जाता है, तो आंसर है बी, कंपाइल करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम को चलाते समय कौन सी त्रुटि आती है? तो आंसर है सी, रन टाइम त्रुटि आती है। रन टाइम एरर जो होती है प्रोग्राम को चलाते समय आती है। एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू 2/3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 9 का परिणाम होगा, तो आंसर है सी, 45। अब ये कैसे होगा? पहले 5 और 9 ये जुड़ जाएंगे और 2 में 3 का भाग दिया जाएगा। अब जब 2 में 3 का भाग दिया जाएगा तो मोड जो है शेषफल आएगा, शेषफल को इसमें नहीं मानेंगे, तो शेषफल को 0 मान लिया जाएगा इसके अंदर, और जो आंसर आया वो भाग देंगे तो पूरा भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव में आएगा तो 0 मान लिया जाएगा। 0 + 45, आंसर 45 होगा। एक्सप्रेशन ए इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 2 में एक का क्या परिणाम होगा? तो आंसर है सी, 1 होगा। ये कैसे होगा? 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, और जब 6 में डिवाइड करेंगे 4 से, तो रिजल्ट आएगा 1, और मोड के रूप में आएगा 2, शेषफल के रूप में 2 आएगा, तो आंसर आएगा ए के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वेरिएबल के डिक्लेरेशन व डेफिनेशन में क्या अंतर होता है? तो आंसर है सी, कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि वेरिएबल डिक्लेरेशन व डेफिनेशन में क्या अंतर होता है? दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों ही कई बार आ सकती है, पर डिक्लेरेशन पहले आना चाहिए। डिक्लेरेशन तो एक ही बार होगा, लेकिन डेफिनेशन कई बार आ सकती है, तो दोनों का अर्थ एक ही होता है, तो कोई अंतर नहीं है। स्विच के साथ दिया जाने वाले एक्सप्रेशन के रूप में केवल खालिस्तान अथवा खालिस्तान दिए जाने की अनुमति होती है। तो जो स्विच जो कंडीशनल केस होते हैं, लूप होता है, स्विच जो लूप के अंदर आता है, तो उसमें हम क्या यूज कर सकते हैं? या तो एक करैक्टर यूज कर सकते हैं या इंटीजर वैल्यू। उसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग, फ्लोट वैल्यू यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्टेटमेंट का उपयोग स्विच केस के स्टेटमेंट के बाद दिखाया जाता है? तो आंसर है ए, स्विच केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया जाता है। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट लूप को बिना पूरा एग्जीक्यूट किए पुनः लूप के प्रारंभ में भेजने के काम आता है? तो आंसर है सी, कंटिन्यू। कंटिन्यू हम यदि कीवर्ड यूज करेंगे तो ये जो लूप चलेगा उसको पूरा वापस से अगेन चलाएगा, लूप में शुरुआत में भेज देगा। स्विच केस में डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होता है जब आंसर है ए, सभी केस स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्टेटमेंट को गौर से पढ़िए। कंटिन्यू स्टेटमेंट का उपयोग फॉर लूप में किया जा सकता है। ब्रेक स्टेटमेंट का उपयोग इफ स्टेटमेंट में भी किया जा सकता है। ब्रेक स्टेटमेंट स्विच में आता है, और उपरोक्त स्टेटमेंट से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक प्रयुक्त है?
तो आंसर है सी, दोनों ही सही है। कंटिन्यू में भी कर सकते हैं और ब्रेक में भी। वाइल स्टेटमेंट और डू वाइल स्टेटमेंट में क्या अंतर होता है? तो वाइल जो स्टेटमेंट और डू वाइल स्टेटमेंट में अंतर, दोनों ही लूप स्टेटमेंट है और दोनों ही लूप। वाइल जो स्टेटमेंट है उसके अंदर कंडीशन को पहले चेक किया जाता है और उसके बाद लूप एग्जीक्यूट होता है। डू वाइल स्टेटमेंट में पहले लूप एग्जीक्यूट होता है, बाद में कंडीशन को चेक किया जाता है। तो डू वाइल के अंदर यदि कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लूप एक बार भी नहीं चलेगा, पर डू वाइल स्टेटमेंट में कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो, लूप एक बार तो कम से कम चलेगा, और फॉल्स होने पर तो एक बार चलेगा और ट्रू होने पर वो जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उसके अनुसार चलेगा। तो आंसर देखते हैं इसके अंदर। दोनों स्टेटमेंट में लूप एक बार निश्चित एग्जीक्यूट होगा, ये गलत है, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट में होगा केवल डू वाइल लूप में, वाइल स्टेटमेंट में नहीं हो सकता। डू वाइल स्टेटमेंट में लूप एक बार निश्चित एग्जीक्यूट होगा, बिल्कुल सही है ये। डू वाइल स्टेटमेंट में लूप बॉडी के बाद कंडीशन, लूप चलने के बाद कंडीशन को जांचा जाता है, ये बिल्कुल सही है, लगाते हैं और कंडीशन भी बाद में लगाते हैं लूप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद। परंतु वाइल स्टेटमेंट में कंडीशन को लूप बॉडी से पहले लगाते हैं और लूप चलने से पहले कंडीशन को जांचा जाता है। तो आंसर इसका है डी, बी और सी दोनों सही हैं, ए इसका गलत है। ए का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी में लूप स्टेटमेंट कितने प्रकार का होता है? तो आंसर है सी, 3 प्रकार का होता है। निम्नलिखित में से सी में लूप स्टेटमेंट के प्रकार हैं, तो आंसर है ए, वाइल, डू वाइल और फॉर। निम्नलिखित में से सी में कंडीशन स्टेटमेंट के प्रकार हैं, तो आंसर है बी, इफ, स्विच और इफ केस, इफ एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई लूप अनिश्चित काल तक चलता है तो उसे कहा जाता है? तो आंसर है बी, आंसर है सॉरी ए, इनफाइनाइट लूप कहा जाता है। टॉप टेस्टेड लूप में टर्मिनेशन कंडीशन को कोड के खालिस्तान में ही जांचा जाता है, तो कोड से प्रारंभ में ही जांचा जाता है, तो आंसर है बी। बॉटम टेस्ट लूप में टर्मिनेशन कंडीशन को कोड के खालिस्तान में ही जांचा जाता है, तो ये लूप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद में जांचते हैं, तो ये है अंत में, आंसर है ए, लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटम टेस्ट लूप का उदाहरण है, तो आंसर है डी, डू वाइल। वाइल और फॉर के अंदर पहले ही कंडीशन को जांचा जाता है। टॉप टेस्टेड लूप का उदाहरण है, तो आंसर है सी, ए एंड बी, वाइल और फॉर। सी में कंट्रोल स्टेटमेंट कितने प्रकार का होता है? तो आंसर है सी, 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सी में कंट्रोल स्टेटमेंट के प्रकार है, तो आंसर है अपने पास डी, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू। कंट्रोल स्टेटमेंट को कहते हैं, तो आंसर है सी, ए एंड बी। ट्रांसफर स्टेटमेंट भी कहते हैं और जंप स्टेटमेंट भी कहते हैं। किस कंट्रोल स्टेटमेंट के द्वारा लूप को बीच में ही समाप्त कर लूप से बाहर आ जाता है? तो आंसर है ए, ब्रेक स्टेटमेंट। किस कंट्रोल स्टेटमेंट के द्वारा प्रोग्राम में किसी अन्य लोकेशन पर चला जाता है? तो आंसर है सी, गो टू स्टेटमेंट के द्वारा। गो टू स्टेटमेंट के द्वारा जहां पर प्रोग्रामर इसको लेके जाना चाहता है, जिस स्टेटमेंट पर, वहां जाता है ये स्टेटमेंट। प्लॉट एरे 25 द्वारा मेमोरी में कितनी बाइट्स स्टोर की जाती है? तो आंसर है बी, 100। अब ये कैसे की जाएगी? क्योंकि एरे में जो एलिमेंट है वो 25 है, 25, और जो फ्लोट है, जो जगह घेरता है, वो कितनी जगह घेरता है? 4 बाइट की। तो 4 बाइट की जगह घेरता है, तो 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, आंसर आएगा 100। निम्न में से कौन सा डिक्लेरेशन सही है? तो आंसर है डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि हमने ये एरे डिक्लेयर कर दिया और इसके अंदर वैल्यू भी दे दी, ये करेक्टर वैल्यू दे दी और इसके अंदर 3 दिया है, तो हमने इनको वैल्यू भी दे दी। और यहाँ पर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंटीजर आई और जे के अंदर वैल्यू स्टोर कर दी, और आई का अंदर जे का मान आई में स्टोर किया है, तो ये आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट त्रुटिपूर्ण है? तो आंसर है डी,
ये है कैरेक्टर वर्ल्ड नाम से जो कैरेक्टर डेटा टाइप है वर्ल्ड नाम से एरे बनाया है, और हमने एक इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करी है एक स्ट्रिंग के रूप में जयपुर। सही है एकदम। कैरेक्टर वर्ल्ड 15 है, इसमें 15 एलिमेंट आ सकते हैं। अब इसके अंदर 15 एलिमेंट आ सकते हैं तो हम इसके अंदर 14 एलिमेंट तक डाल सकते हैं। अब 14 से कम या 14 से ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि 15वीं जो वैल्यू है वो नल के रूप में होगी, जो ये वाली वैल्यू है। ये भी सही है, एलिमेंट 15 ले लिया और जयपुर स्ट्रिंग दे दी, और ये जो जयपुर स्ट्रिंग का जो इसमें जो कैरेक्टर हैं वो 6 ही हैं, ये भी सही है। और यहाँ पर हमने क्या किया है, एरे के अंदर 15 तो एलिमेंट लिए, ये भी सही है, पर यहाँ पर हमने स्ट्रिंग को सिंगल इन्वर्टेज कोमा में यूज किया है, तो ये गलत है, इसीलिए ये गलत है। कैरेक्टर वो एरे कैरेक्टर स्ट्रिंग 20 में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया जैसे 15 है तो 15 14 या 14 के कम हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें जैसे 20 है तो 20 माइनस 1 19 कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। तो आंसर है बी। स्ट्रिंग रिजर्व, स्ट्रिंग के द्वारा सिंटैक्स str के कॉन्ट्रैक्ट को उल्टे क्रम में स्टोर किया जाता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कंटेंट है, तो किस में स्टोर किया जाएंगे? तो आंसर है उसी एरे में स्टोर करेंगे हम, अलग से कोई एरे नहीं होगा। यदि कैरेक्टर है, ये एस गलत आएगा, कैरेक्टर नेम 20 है और आपको लिख रखा है, तो प्रिंटफ में %s स्ट्रिंग और नेम देने पर आउटपुट होगा। तो आंसर है अपने पास सी, पंकज सोनी, क्योंकि हमने यहाँ पर स्ट्रिंग ले लिया, एरे ले लिया है, तो पूरी स्ट्रिंग को इसने प्रिंट कर दिया। किसी पॉइंटर को परिभाषित करने का सही तरीका है? तो आंसर है ए, इंटीजर, एस्ट्रिक चिन्ह और पीटीआर। पीटीआर का मतलब है कोई भी वेरिएबल का नाम दे दिया है, और वैसे पीटीआर सिंटैक्स के रूप में यूज किया गया है एक तरह से पॉइंटर के लिए। क्वेश्चन नंबर 145, पॉइंटर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको इंगित करता है? तो आंसर है ए, पॉइंटर टू फंक्शन को, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर इंटीजर हमने ये पॉइंटर को डिफाइन किया, और वो जो वॉइड है वो एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया, तो पॉइंटर से फंक्शन को। खालिस्तान एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू के रूप में किस अन्य पॉइंटर का एड्रेस होता है? तो आंसर है बी, पॉइंटर। किसी भी एरे की डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास होती है? तो आंसर है ए, ऑटो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी एरे के प्रथम एलिमेंट का इंडेक्स होता है? तो आंसर है ए, 0। स्टैटिक इंटीजर एरे 6 में एरे के सभी एलिमेंट की प्रारंभिक वैल्यू होगी? तो आंसर है बी, प्रारंभिक वैल्यू का जो इंडेक्स होगा वो 0 से होगा शुरू। सी में किसी एरे के nth पोजीशन वाले एलिमेंट के एड्रेस की गणना निम्न में से किस सूत्र के द्वारा की जाती है? तो आंसर है ए, एड्रेस और उसमें जितने पोजीशन है वेरिएबल की साइज। तो आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरे के एलिमेंट के लिए मेमोरी आरक्षित होती है? तो आंसर है ए, क्रमिक रूप से कंटिन्यू होती है। एक वेरिएबल समान डेटा टाइप वाली वैल्यूज़ का समूह होता है जो कंप्यूटर में लगातार मेमोरी घेरता है? तो आंसर है सी, एरे घेरता है। एरे की प्रत्येक वैल्यू को उसका खालिस्तान कहा जाता है? तो आंसर है बी, एलिमेंट कहा जाता है प्रत्येक वैल्यू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरे के प्रत्येक एलिमेंट को एरे नेम के साथ एक संख्या नंबर देकर एक्सेस किया जाता है, इसे खालिस्तान या खालिस्तान कहा जाता है? तो आंसर है इसका ए, इसे सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स कहेंगे। इंडेक्स के बिना एरे के एलिमेंट एक्सेस नहीं करते। एरे को मुख्यतः कितने प्रकार से बांटा जा सकता है? तो आंसर है डी, 4 प्रकार से, 2 प्रकार से, सॉरी, आंसर है डी, 2 प्रकार से। 1 डायमेंशनल एरे का अर्थ होता है? तो आंसर है ए, एक कॉलम और एक रो जिसके अंदर केवल एक ही वैल्यू स्टोर होती हो, 1 डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे का अर्थ होता है? आंसर है बी, 2 कॉलम या 2 से अधिक जिसमें कॉलम यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी डायमेंशनल एरे कितने प्रकार के होते हैं?
तो मल्टी डायमेंशनल एरे दो प्रकार के होते हैं, उसमें होता है एक तो 2 डायमेंशनल एरे और एक होता है 2 से अधिक डायमेंशनल एरे। स्ट्रिंग पर कार्य करने वाले सामान्य फंक्शन निम्न में से किस लाइब्रेरी में मिलते हैं? तो आंसर है बी, स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एस 18 करेक्टर्स का एक एरे है तो स्टेटमेंट स्कैनएफ %s के द्वारा इनपुट के रूप में न्यू दिल्ली डालने पर एस की वैल्यू होगी। तो आंसर है ए, न्यू यूज करेगा, क्योंकि जैसे ही हम लोग इसके अंदर स्पेस देंगे तो ये नल वैल्यू के रूप में यूज कर लेगा स्पेस को, और फिर स्ट्रिंग केवल लेगा न्यू तक ही, हमें लगातार इसमें डालना पड़ेगा। या डबल इन्वर्टेज कोमा में हम इसको डालेंगे, यूज करेंगे, तब ये पूरा आएगा। किस इनपुट फंक्शन से एक बार में अधिकतम एक शब्द स्टोर कर सकते हैं? तो आंसर है डी, स्कैनएफ के द्वारा। यह एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर ही टाइप करने की अनुमति देता है और रीड किए गए कैरेक्टर को स्क्रीन पर प्रदर्शित नहीं करता है। तो आंसर है ए, गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट्स के समान ही है, अंतर यह है कि यह टाइप किए गए अक्षर को प्रदर्शित भी करता है। तो आंसर है गेट्स कैरेक्टर, आंसर बी। एक ही कैरेक्टर को स्टोर करता है परंतु इनपुट डालते समय एंटर दबाने पर ही एंट्री समाप्त करता है। तो आंसर है बी, आंसर है सी, गेट कैरेक्टर। पूरी स्ट्रिंग को ही इनपुट कराया जा सकता है, जब स्ट्रिंग समाप्त होती है तो स्वतः ही नल वैल्यू लगा देता है। तो आंसर है ए, गेट्स। इसका अर्थ होता है, गेट्स का मतलब होता है इनपुट डालना और एस का मतलब होता है स्ट्रिंग, तो ये गेट्स फंक्शन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फंक्शन में एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर को ही प्रिंट करता है? तो आंसर है डी, पुट कैरेक्टर और पुट्स एक बार में एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करता है। किस फंक्शन को में एक पूरी स्ट्रिंग को दिखाता है? तो आंसर है बी, आंसर है ए, पुट्स फंक्शन। निम्न में से किस फंक्शन का उपयोग स्ट्रिंग की लेंथ जानने के लिए किया जाता है? तो आंसर है बी, स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो आंसर है बी, स्ट्रिंग कैरेक्टर। यदि दो स्ट्रिंग तुलना करने पर समान पाई जाती है तो स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन के द्वारा निम्न में से क्या रिटर्न किया जाता है? तो आंसर है समान पाई जाती है तो रिटर्न करता है 0। किस फंक्शन के द्वारा उसी स्ट्रिंग में उल्टा कर देता है? तो आंसर है सी, स्ट्रिंग रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग तकनीक के विषय में असत्य है? तो आंसर है बी, किसी भी फंक्शन के कोड को बारंबार उपयोग में नहीं लाया जा सकता। यह असत्य है क्योंकि बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन का अर्थ है? तो आंसर है ए, स्टूडियो फंक्शन का अर्थ मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन का आंसर ए। फंक्शन के कितने भाग होते हैं? तो आंसर है डी, 3 भाग होते हैं। एरे को फंक्शन में आर्गुमेंट के रूप में किसके द्वारा पास किया जाता है? तो आंसर है बी, एड्रेस के द्वारा, वैल्यू के रूप में पास नहीं करते हैं। किसी लोकल वेरिएबल का स्कोप है? तो आंसर है बी, केवल उसी फंक्शन में जिसमें उसे परिभाषित किया गया है। निम्न में से कौन सा एक लाइब्रेरी फंक्शन नहीं है? तो आंसर है बी, मेन जो फंक्शन है वो लाइब्रेरी फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फंक्शन का उपयोग आरक्षित मेमोरी को मुक्त करने के लिए किया जाता है? तो आंसर है बी, फ्री फंक्शन को। रिकर्सन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई फंक्शन कॉल करता है, तो रिकर्सन का अर्थ होता है जो फंक्शन स्वयं को कॉल करता है। तो आंसर है ए, जो स्वयं को कॉल करता है। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट पूर्णतः सही है? तो आंसर है डी, सभी सही है, क्योंकि रिटर्न और एवरेज प्लस 50, तो ये तीनों ही फंक्शन स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी फंक्शन रिटर्न करता है? तो आंसर है ए, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। एक रिटर्न स्टेटमेंट के द्वारा किसी कॉलिंग फंक्शन को अधिकतम कितनी वैल्यूज रिटर्न की जा सकती है? तो आंसर है ए, की वैल्यू रिटर्न की जा सकती है।
फंक्शन नेम में फंक्शन नेम से पूर्व वॉइड का अर्थ होता है कि वह फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, तो आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में दिए जाने वाले आर्गुमेंट को कहते हैं, तो आंसर है बी, एक्चुअल पैरामीटर। रिकर्सन तकनीक में रिकर्सिव फंक्शन का एग्जीक्यूशन निम्न में से किस क्रम में होता है, तो आंसर है ए, लास्ट इन फर्स्ट आउट में। निम्न में से कौन सा फंक्शन रन टाइम के दौरान मेमोरी आरक्षित करता है, तो आंसर है ए, मैलोक फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पैरामीटर जो कॉल्ड फंक्शन के द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है उसे कहते हैं, तो आंसर है ए, फॉर्मल पैरामीटर। और जो फंक्शन में यूज किया जा रहा है तो वो उसे कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर। फंक्शन को कॉल कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो आंसर है बी, 2 प्रकार से। किस प्रकार के फंक्शन कॉलिंग तकनीक में एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू को फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी किया जाता है, तो आंसर है कॉल बाई वैल्यू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के फंक्शन कॉलिंग तकनीक में वेरिएबल की वैल्यू को पास करने के स्थान पर वेरिएबल के एड्रेस को पास किया जाता है, तो वो होता है कॉल बाई रेफरेंस, आंसर बी। रिकर्सन कितने प्रकार का होता है, तो आंसर है बी, 2 प्रकार का। निम्नलिखित में से रिकर्सन के प्रकार हैं, तो आंसर है बी, कॉल बाई और कॉल बाई रिकर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकर्सन द्वारा स्टोर की जा रही प्रॉब्लम में एक टर्मिनेटिंग कंडीशन अवश्य होनी चाहिए। इस कंडीशन को खालिस्तान कहा जाता है, तो आंसर है ए, बेस केस कहा जाता है। स्ट्रक्चर के बारे में निम्नलिखित विशेषताएं हैं, तो आंसर है डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और हम इसके अंदर मिश्रित डेटा टाइप वैल्यू को स्टोर करने में सक्षम होते हैं, और स्टोर का उपयोग करने से पूर्व उसे परिभाषित करने के लिए स्टैक कीवर्ड का उपयोग किया जाता है, तो सभी सही है। स्ट्रक्चर समाप्त होने वाली कर्ली ब्रैकेट्स के तुरंत बाद खालिस्तान लगाना आवश्यक होता है, तो आंसर है सी, सेमीकोलन लगाना आवश्यक होता है। ये कॉमा नहीं, सेमीकोलन है। तो आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर के सभी मेंबर्स की मेमोरी किस प्रकार मेमोरी में स्टोर होती है, तो आंसर है बी, आंसर है बी, मेमोरी में जहां स्थान मिले वहां स्टोर हो जाती है। पॉइंटर के द्वारा किसी स्ट्रक्चर के मेंबर को रेफर करने के लिए सी में किस ऑपरेटर का उपयोग होता है, तो आंसर है ए। स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या अंतर है, तो आंसर है इसका दोनों का कार्य एक जैसा ही होता है, बिल्कुल दोनों ही यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और मिश्रित डेटा टाइप को यूज किया जाता है, पर अंतर केवल ये है इसके अंदर कि जो स्ट्रक्चर है वो जहाँ भी जगह मिलेगी मेमोरी में वहाँ जाके स्टोर हो जाएगा और डिवाइड टूट के होगा। और यूनियन के लिए ये है, यदि यूनियन हमने 4 MB का यूज किया है तो 4 MB जहाँ जगह खाली होगी वहीं जाके स्टोर होगा, अन्यथा ये स्टोर नहीं होगा। तो ये एक साथ होगा, ये बिखर के हो जाता है। तो यूनियन के मेंबर की कुल मेमोरी की जगह मेमोरी में होने पर ही मेमोरी स्टोर हो पाती है, तो आंसर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्ट्रक्चर में ऐसे मेंबर को परिभाषित करना ही संभव होता है जो उसी स्ट्रक्चर को पॉइंटर करता हो, ऐसे स्ट्रक्चर को खालिस्तान स्ट्रक्चर कहा जाता है, तो आंसर है ए, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर कहा जाता है। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान मेमोरी आरक्षित करने की इस प्रक्रिया को कहते हैं, तो आंसर है बी, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। सी में 2 लाइब्रेरी फंक्शन मैलोक तथा कैलोक, ये दोनों ही फंक्शन किस हेडर फाइल से जुड़ते हैं, तो आंसर है ए, यह है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी .h और एलोकेशन .h, दोनों से ही जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी में लाइब्रेरी फंक्शन क्लियर स्क्रीन तथा गेट, ये दोनों ही फंक्शन किस हेडर फाइल से जुड़ते हैं, तो आंसर है डी, कोनियो .h। इसका अर्थ होता है कंसोल इनपुट आउटपुट .h। मैलोक तथा कैलोक में क्या अंतर है, तो आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामिकली आरक्षित मेमोरी के कंटेंट्स को केवल किसी खालिस्तान के द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है,
तो आंसर है सी, पॉइंटर के द्वारा ही किया जा सकता है। मैलोक का उदाहरण है, तो आंसर है ए, ptr इक्वल टू इंटीजर एस्ट्रिक और मैलोक, ये इस तरह, ये इसका सिंटैक्स है इस तरह से। कैलोक का उदाहरण है, तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी में फाइल्स को बनाने तथा प्रोसेस करने के लिए कंटेंट के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो आंसर है सी, 2 प्रकार से। सी में फाइल्स को बनाने तथा प्रोसेस करने के लिए कंटेंट के आधार पर वर्गों का प्रकार है, तो आंसर है बी, टेक्स्ट तथा बाइनरी। किसी बाइनरी फाइल को राइटिंग के लिए खोलने का सही कथन कौन सा है? तो लिखने के लिए, खोलने के लिए का सही कथन कौन सा है? तो आंसर है बी। यहाँ पर फंक्शन ओपन और टेक्स्ट डॉट बिन और ये डब्लू, तो आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल को खोलने के लिए उदाहरण है, तो आंसर है ए, एफ ओपन फंक्शन, फाइल नेम और मोड। मोड का मतलब है कि अपन उसको मोड देंगे कि अपन किस मोड में खोलना चाहते हैं, राइट में, या रीड करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, या रीराइट करना चाहते हैं। फाइल को बंद करने के लिए उदाहरण है, तो आंसर है सी, एफ क्लोज फाइल पॉइंटर। फाइल पॉइंटर का मतलब है फाइल का उस नाम को देंगे हम लोग। पहले से बनी हुई फाइल को पढ़ने, रीड करने के लिए खोलता है, खोलने का जो वह मोड है, तो कौन सा मोड है? तो आंसर है डी, आर मोड है। केवल आर मोड डालेंगे, जैसे यहाँ पर अपन फाइल को खोल रहे हैं, फाइल नेम और आर, तो ये क्या करेगा? केवल फाइल को रीड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई फाइल को केवल लिखने, राइट करने के लिए खोलती है, तो यदि दिए गए नाम वाली फाइल पहले से मौजूद है तो उसमें लिखी सूचना नष्ट हो जाती है, तो आंसर है ए, डब्ल्यू। पहले से बनी हुई फाइल के अंत में अतिरिक्त सूचना डालने के लिए खोलता है, तो आंसर है बी, ए मोड यूज करेंगे। पहले से बनी हुई फाइल को रीड तथा राइट मोड में खोला जाता है, तो आंसर है सी, आर प्लस के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नई फाइल को रीड तथा राइट करने के लिए खोला जाता है, तो आंसर है सी, डब्ल्यू प्लस के नाम से। पहले से बनी हुई फाइल को रीड तथा राइट मोड में खोल देता है और पूर्व सूचना यथावत रहती है तथा नया डेटा फाइल के अंत में लिखा जाता है, तो आंसर है बी, ए प्लस के अंदर। फाइल में एक कैरेक्टर डालने का मतलब इनपुट करने या राइट के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? तो आंसर है बी, फंक्शन पुट कैरेक्टर और ये फंक्शन पॉइंटर यूज करेंगे, फाइल पॉइंटर, सॉरी फंक्शन नहीं, फाइल पॉइंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल से एक बार में एक ही कैरेक्टर को रीड करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करेंगे? तो आंसर है ए, सी एच इज इक्वल टू, ये सी एच एक वेरिएबल है और ये है ये फंक्शन यूज कर रहे हैं एफ गेट्स कैरेक्टर और ये फंक्शन पॉइंटर। फाइल में स्ट्रिंग डालने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करेंगे? तो आंसर है सी, ये राइट के लिए है तो पुट्स स्ट्रिंग फाइल पॉइंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल में से एन कैरेक्टर रीड करने के लिए उपयोग करेंगे, तो आंसर है बी, रीड करने के लिए गेट्स स्ट्रिंग, ये str स्ट्रिंग पॉइंटर है और यहाँ पर हम कितने कैरेक्टर डालना चाहते हैं एन, और ये फाइल पॉइंटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेट टेक्स्ट को फाइल में लिखने के लिए इसका उपयोग करके फाइल में कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट्स आदि को डाला जा सकता है, तो आंसर है डी, फंक्शन प्रिंटफ, ये फाइल पॉइंटर, फॉर्मेट स्ट्रिंग, वेरिएबल, लिस्ट। डेटा किसी खोली गई फाइल से प्राप्त किया जा सकता है, तो आंसर है ए, एफ स्कैनफ फंक्शन यूज करेंगे, ये फाइल पॉइंटर, फॉर्मेट स्ट्रिंग, वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी फाइल में साइज बाइट्स के एन ऑब्जेक्ट राइट करने के लिए उपयोग करेंगे, तो आंसर है डी, एफ राइट फंक्शन, ptr साइज एन फाइल पॉइंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी फाइल के कंटेंट्स को रीड करने के लिए उपयोग करेंगे, तो आंसर है बी, एफ रीड, ptr पॉइंटर, साइज एन फाइल पॉइंटर।
फाइल में पॉइंटर की वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिए यूज किया जाएगा, तो आंसर है डी पोजीशन एफ टेल फाइल पॉइंटर फंक्शन। फाइल के अंदर फाइल पॉइंटर को मनचाही स्थिति पर भेजने के लिए पोजीशन में 0 या 1 या 2 क्रमशः सीक सेट, सीक कर्सर या सीक एंड भी डाला जा सकता है। तो आंसर है सी, आंसर सी एफ सीक, ये फाइल पॉइंटर, ये बाइट ऑफसेट पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह जांचने के लिए किया जाता है कि फाइल पॉइंटर की स्थिति फाइल के अंत में है या नहीं, या फाइल पॉइंटर के फाइल के अंत में होने पर यह नॉन जीरो वैल्यू को रिटर्न करता है, अन्यथा यह सदैव जीरो रिटर्न करता है। तो आंसर है बी, वेरिएबल फाइंड एंड ऑफ फाइल पॉइंटर। किसी भी फाइल में फाइल पॉइंटर को पुनः फाइल के प्रारंभ में स्थापित करने के लिए यूज किया जाता है। तो आंसर है ए, रिवाइंड फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना जो सी का जो क्वेश्चन से रिलेटेड और वो पोर्शन पूरा समाप्त हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने C++ के क्वेश्चन पार्ट पर। यही था जो अब सीधे सीधे ज़्यादा प्रॉब्लम। कितना टाइम हो गया? 7:12 हो गया। ये हो गया 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, C++ का विकास किसके द्वारा किया गया? तो आंसर है सी, ब्रेजान स्टॉप्स के द्वारा। C++ का विकास कब किया गया? तो आंसर है ए, 1980 के दशक में। C++ प्रोग्रामिंग भाषा का विकास कहाँ और किस कंपनी ने किया? तो आंसर है बी, यूएसए के न्यू जर्सी में मूरी हिल्स के AT&T बेल लेबोरेटरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C++ को पहले क्या नाम दिया गया था? तो आंसर है ए, सी विद क्लासेज। C++ का नाम कब रखा गया? तो आंसर है डी, 1983 में। C++ तैयार करने के लिए किन दो भाषाओं के तथ्यों का मिश्रण किया गया? तो आंसर है सी और सिमुला 67। सिमुला जो 67 है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो आंसर सी, पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा विश्व की पहली पूर्ण रूप से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है? तो आंसर है डी, सिमुला 67। और OOPL ओप्स की भी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो इसका अर्थ होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। निम्न में से C++ का मानक कमेंट है? तो आंसर है बी, डबल स्लैश। डबल लेस देन कहलाता है? तो आंसर है सी, ए एंड बी। इसको इंसर्टन ऑपरेटर और पुट टू ऑपरेटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेटर देन कहलाता है? तो आंसर है सी, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और गेट फ्रॉम ऑपरेटर। निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाएं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है? तो आंसर है डी, C++ और जावा आप सभी को पता है, और ईफिल भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। C++ भाषा में बनने वाली फाइलों की क्या एक्सटेंशन होती है? तो आंसर है C.cpp। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C++ में मुख्य रूप से किस हेडर फाइल का इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर है बी, iostream.h। iostream.h का अर्थ होता है, आई का मतलब इनपुट, आउटपुट, स्ट्रीम .h। C++ में iostream.h में कौन सी दो क्लासेस शामिल होती हैं? तो स्ट्रिंग तथा studio.h, और IO इनपुट स्ट्रीम तथा आउटपुट स्ट्रीम, तो दोनों ही होती है। तो आंसर सी। C++ में iostream.h का अर्थ होता है? तो आंसर है ए, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तीन तथ्यों जिन्हें PIE के नाम से जाना जाता है जिनका अर्थ है? तो P का अर्थ होता है पॉलीमॉर्फिज्म, I का अर्थ होता है इनहेरिटेंस, और E का अर्थ होता है एनकैप्सुलेशन। तो देखिए इसमें कौन सा है
पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड आंसर डी। पीआई तत्वों पर कार्य करने के लिए हमें खालिस्तान तथा खालिस्तान की आवश्यकता होती है। तो हमें पीआई तत्वों पर कार्य करने के लिए हमें क्लास तथा ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C++ में कोई भी क्लास स्ट्रक्चर की भांति ही खालिस्तान भांति ही मानी जाती है। तो आंसर है जो C++ में जो क्लास है जो स्ट्रक्चर की भांति यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मानी जाती है। आंसर ए। C++ की क्लास में रखा जा सकता है। तो आंसर है सी, केवल डेटा केवल फंक्शन। कभी कभी ये भी प्रश्न आ जाता है कि क्लास और स्ट्रक्चर में क्या अंतर है। तो क्लास के अंदर हम लोग डेटा और फंक्शन दोनों रख सकते हैं, पर स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग डेटा टाइप ही यूज़ करते हैं। मतलब स्ट्रक्चर के अंदर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है और क्लास भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होती है, पर उसके अंदर हम फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर में नहीं करते। किसी क्लास के मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर परिभाषित करने के लिए निम्न में से कौन सा चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो आंसर है बी, डबल कोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऑब्जेक्ट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर है डी, इंस्टेंस ऑफ द क्लास। क्लास के अंदर बने फंक्शन को कहते हैं। तो आंसर है ए, मेंबर फंक्शन कहते हैं। क्लास के सभी सदस्य बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। तो आंसर है बी, आंसर है ए, प्राइवेट होते हैं। क्लास के अंदर सभी जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं प्राइवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से C++ के लिए कौन सा कथन असत्य है। तो स्ट्रक्चर में फंक्शन नहीं बन सकते। तो स्ट्रक्चर में फंक्शन नहीं बन सकते, ये सत्य कथन है। और स्ट्रक्चर में प्राइवेट मेंबर नहीं बन सकते हैं, तो ये असत्य कथन है। स्ट्रक्चर में डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक होता है, ये भी सही है, ये गलत। तो आंसर है ए, C++ समर्थन करता है तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का, वर्चुअल फंक्शन का और रिकर्सन का, तीनों का करता है। तो आंसर डी। C++ का कीवर्ड नहीं है, तो इसमें जो कीवर्ड है दे रखे हैं तो एक्सटर्न, ऑटो, इनहेरिट नहीं है। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास और स्ट्रक्चर दोनों में अंतर है। तो आंसर है डी, क्लास में दोनों डेटा मेंबर और फंक्शन मेंबर होते हैं तथा स्ट्रक्चर में केवल डेटा मेंबर होते हैं। ये पहले भी मैंने आपको अंतर बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 261, प्रत्येक क्लास का अंत खालिस्तान से होना आवश्यक होता है। तो आंसर है ए, सेमीकोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और बताइए कि प्रश्नों का स्टैंडर्ड किस तरह का था, कमेंट्स बॉक्स में राइट करके। क्वेश्चन नंबर 262, प्राइवेट पब्लिक तथा प्रोटेक्टेड क्लास एक्सेस खालिस्तान कहलाते हैं। तो आंसर है बी, ये स्पेसिफायर या विजिबिलिटी मॉडिफायर कहलाते हैं। वे सदस्यों को सिर्फ क्लास के भीतर वाले अन्य मेंबर फंक्शन से ही एक्सेस किया जा सकता है, क्लास के बाहर से नहीं। तो आंसर है सी, प्राइवेट तथा प्रोटेक्टेड को। किन सदस्यों को क्लास के भीतर के अलावा क्लास के बाहर वाले फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। तो आंसर है बी, पब्लिक को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास के बाहर से किसी पब्लिक सदस्य को एक्सेस करने के लिए खालिस्तान का होना आवश्यक होता है। तो आंसर है ए, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट को साधारण रूप में खालिस्तान का वेरिएबल माना जा सकता है। तो आंसर है बी, क्लास का वेरिएबल माना जाता है। ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी भी पब्लिक फंक्शन को कॉल किया जा सकता है, इसके लिए किस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर है सी, डॉट ऑपरेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C++ में डेटा को कोई भी अनाधिकृत उपयोगकर्ता एक्सेस नहीं कर पाए, इस वजह से डेटा को क्लास के भीतर छिपाकर रखा जाता है, जिसे कहते हैं। तो आंसर है ए, डेटा एनकैप्सुलेशन। किसके द्वारा पूर्व में बनी किसी क्लास का उपयोग करते हुए उस क्लास के गुणधर्म का उपयोग किया जा सकता है। तो ये कहलाता है इनहेरिटेंस। तो आंसर है बी, इनहेरिटेंस। किसके द्वारा एक नाम वाले 2 अधिक फंक्शन बनाने की सुविधा देता है। तो वो आंसर है डी, पॉलीमॉर्फिज्म।
क्वेश्चन नंबर 271, फंक्शन ओवरलोडिंग में एक से अधिक फंक्शन के नाम समान होते हैं। बिल्कुल सही है। सभी के आर्गुमेंट का डेटा टाइप व संख्या समान होती है, ये नहीं है, तो ये सही है। आंसर ए। ऑपरेटिंग ओवरलोडिंग में सुविधा मिलती है। ऑपरेटिंग ओवरलोडिंग में सुविधा मिलती है तो ऑपरेटर को ऑब्जेक्ट के साथ कार्य करने की, बिल्कुल सही है। ऑपरेटर को नए अर्थ देने की, बिल्कुल सही है। नया सी प्लस प्लस ऑपरेटर बनाने की, ये नहीं है, तो आंसर है डी। ए और बी दोनों सही है। सी प्लस प्लस में कुल कितने कीवर्ड्स होते हैं, तो आंसर है सी 48। कहीं पर 63 दे रखे हैं तो 63, दोनों में आ जाए 48 63, तो आंसर होगा 48। और सी में कितने होते हैं, 32 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कीवर्ड का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है जिनकी संख्या को प्रोग्राम के दौरान परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो कांस्टेंट बनाने के लिए ये किया जाता है, तो आंसर है बी। रेफरेंस का उपयोग किस पूर्व परिभाषित खालिस्तान का एक दूसरा नाम देने के लिए किया जाता है, तो आंसर है ए, वेरिएबल। किस चिन्ह को स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं जिसका उपयोग यह पहचानने के लिए किया जाता है कि कोई फंक्शन किस क्लास से संबंधित है, तो आंसर है डबल कोलन को स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उपयोग परिणामों में एक नई लाइन डालने के लिए किया जाता है, तो आंसर है सी, एंड लाइन। बाय डिफ़ॉल्ट क्लास के सदस्य खालिस्तान होते हैं जबकि स्ट्रक्चर में सदस्य बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। क्लास के सदस्य बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं और स्ट्रक्चर के होते हैं पब्लिक, तो आंसर ए। फ्रेंड फंक्शन के संदर्भ क्या नियम लागू नहीं होता, तो आंसर है ए, प्राइवेट तथा प्रोटेक्टेड सदस्य क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं किए जा सकते, ये क्लास के अंदर से ही एक्सेस किए जा सकते हैं, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 280, फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए कौन सा कीवर्ड लगाना होता है, तो आंसर है ए, फ्रेंड कीवर्ड को। निम्न में से किसका उपयोग प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाने के लिए किया जाता है, तो आंसर है इक्वल टू 0। प्योर वर्चुअल फंक्शन का क्या अर्थ होता है, तो आंसर है ए, एक ऐसा फंक्शन जिसकी स्वयं की कोई परिभाषा नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस का एक रूप नहीं है, तो आंसर है डी, नन ऑफ दीज। सभी हैं इसके अंदर, सिंगल, मल्टीपल और मल्टी लेवल। वह कौन सा फंक्शन है जो क्लास का सदस्य न होते हुए भी उसके प्राइवेट सदस्यों को एक्सेस कर सकता है, तो आंसर है बी, फ्रेंड फंक्शन कर सकता है। रेफरेंस का क्या अर्थ होता है, तो आंसर है बी, वेरिएबल का दूसरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट परिभाषित होता है, आंसर ए। डिस्ट्रक्टर खालिस्तान लेता है, तो आंसर है डी, 0 आर्गुमेंट लेता है डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का उपयोग किस कार्य में किया जाता है, तो ऑब्जेक्ट में प्रारंभिक वैल्यू डालने के लिए किया जाता है, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विशेष फंक्शन जिसका नाम सदैव वही होता है जो संबंधित क्लास का नाम होता है, तो आंसर है सी, कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर का नाम, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों का काम क्या होता है, वही होता है जो क्लास का नाम होता है। कंस्ट्रक्टर कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर है बी, 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 291, निम्नलिखित में से कंस्ट्रक्टर के प्रकार होंगे, तो आंसर है डी, उपरोक्त सभी प्रकार के होंगे। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 292, निम्नलिखित में से डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर में अंतर होता है, तो आंसर है बी, डिस्ट्रक्टर में नाम से पहले टाइट चिन्ह लगा होता है तथा डिस्ट्रक्टर में कोई आर्गुमेंट नहीं होता, ये सही है। और दोनों के नाम वही होते हैं जो क्लास के नाम होते हैं, ये इसकी समानता है, ये इसका अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्वतः ही कॉल हो जाता है, तो स्वतः ही कॉल हो जाता है तो वो है ए, डिस्ट्रक्टर होता है। दोबारा से नोट कर रखा है ना, दोबारा
क्वेश्चन नंबर 292, निम्नलिखित में से डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर में अंतर होता है? तो आंसर है बी। डिस्ट्रक्टर के नाम से पहले टाइट चिन्ह लगा होता है तथा डिस्ट्रक्टर में कोई आर्गुमेंट नहीं होता। दोनों के नाम वही होते हैं जो क्लास का नाम होता है। ये इसकी समानता है, ये इसका अंतर है। निम्नलिखित में से सतही कॉल हो जाता है? तो आंसर है सी, दोनों ही, डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर में अंतर होता है? दोनों के नाम वही होते हैं जो क्लास के नाम होते हैं, ये इसकी समानता है। दोनों ही सत्य कॉल हो जाते हैं, ये भी इसकी समानता है। दोनों ही नहीं। ऊपर वाले, डिस्ट्रक्टर का उपयोग ऑब्जेक्ट को समाप्त करने के लिए होता है, जबकि कंस्ट्रक्टर का उपयोग ऑब्जेक्ट को प्रारंभिक मान देने के लिए किया जाता है। तो आंसर डी, ये अंतर है। निम्नलिखित में से डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर में समानता होती है? दोनों के नाम वही होते हैं जो क्लास के नाम होते हैं। दोनों ही सत्य कॉल हो जाते हैं, दोनों। तो आंसर है सी, दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं किया जा सकता? तो आंसर है ए, स्कोप वाले को। किस क्लास का उपयोग बेस क्लास बनाने के लिए किया जाता है? तो आंसर है ए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। ए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आंसर है ए, केवल बेस क्लास में। क्वेश्चन नंबर 299, किस ओवरलोडिंग तकनीक में हम दो ऑब्जेक्ट पर बिल्कुल उसी प्रकार से गणनाएं कर सकते हैं जिस प्रकार मूल डेटा टाइप पर कर सकते हैं? तो आंसर है बी, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। निम्न में से ऑपरेटर ओवरलोड नहीं किया जा सकता? तो आंसर डी, उपरोक्त सभी को नहीं कर सकते हम लोग। इनहेरिटेंस का उपयोग मुख्य उद्देश्य बेस क्लास में लिखे गए कोड का खालिस्तान करना होता है। तो रीयूज करना, कोड को सरल करना, समय की बचत करना, तो तीनों का उपयोग होता है। तो आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 302, जब एक बेस क्लास से सिर्फ एक ही डेरिव क्लास बनाई जाए तो इसे क्या कहा जाएगा? तो आंसर है ए, सिंगल इनहेरिटेंस। जब एक बेस क्लास से एक से अधिक क्लासेज बनाई जाए तो इसे खालिस्तान कहा जाएगा? आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो या दो से अधिक बेस क्लास से एक डेरिव क्लास बने तो वह खालिस्तान कहलाती है? आंसर है सी, मल्टीपल इनहेरिटेंस। जब कोई डेरिव क्लास किसी अन्य डेरिव क्लास से बनाई जाती है तो यह कहलाती है? आंसर है डी, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। बेस क्लास के किस प्रकार के सदस्य कभी भी इनहेरिट नहीं हो पाते, अर्थात उन्हें डेरिव क्लास में से उपयोग में नहीं लाया जा सकता? तो आंसर है बी, प्राइवेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 307, पॉलीमॉर्फिज्म कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर है सी, 2 प्रकार के। निम्नलिखित में से पॉलीमॉर्फिज्म के प्रकार हैं कंपाइल टाइम और रन टाइम? तो आंसर है सी, दोनों ही। निम्नलिखित में से कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के उदाहरण है? तो आंसर है ए, फंक्शन ओवरलोडिंग तथा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 310, किस पॉलीमॉर्फिज्म में कौन सा सदस्य फंक्शन कब चलेगा प्रोग्राम के चलते रहने के दौरान ही इसका निर्णय होता है? तो आंसर है बी, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में। निम्नलिखित में से रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के उदाहरण है? तो आंसर है बी, वर्चुअल फंक्शन या डायनेमिक बाइंडिंग। दिस खालिस्तान एक पॉइंटर होता है जो उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस अपने पास रखता है जिसने कोई सदस्य फंक्शन कॉल किया हो। तो आंसर है ए, कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से C++ में फाइलों पर कार्य करने के लिए क्लास काम में ली जाती है? तो आंसर है डी, उपरोक्त सभी क्लास काम में ली जाती है। इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, फंक्शन स्ट्रीम क्लास, सभी क्लास उपयोग में लेते हैं। इनपुट स्ट्रीम क्लास का उपयोग किसी फाइल से खालिस्तान लेने के लिए किया जाता है? तो आंसर है बी, इनपुट लेने के लिए, क्योंकि आई का मतलब इनपुट और इनपुट का मतलब रीड करना। आउटपुट स्ट्रीम क्लास का उपयोग किस फाइल में खालिस्तान करने के लिए किया जाता है? तो आंसर है ए, डेटा राइट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 316, एफ स्ट्रीम क्लास का उपयोग फाइल से डेटा को खालिस्तान दोनों करने के लिए किया जाता है? तो आंसर है सी, रीड व राइट करने के लिए। कौन सी क्लास एफ स्ट्रीम बेस का नाम क्लास से ड्राइव होती है? तो आंसर है डी, उपरोक्त सभी। एफ स्ट्रीम बेस क्लास, इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम और फंक्शन स्ट्रीम क्लास, ये तीनों क्लास इससे ड्राइव होती है।
एग्जेप्शन आपके प्रोग्राम में एक ऐसी एरर होती है जो प्रोग्राम के चलने के दौरान अचानक प्रकट होती है, इसलिए इन्हें किस प्रकार की एरर भी कहते हैं? तो आंसर है बी, रन टाइम एरर कहते हैं। निम्न में से कौन सा एक बिटवाइज ऑपरेटर नहीं है? आंसर है ए, डबल एन, लॉजिकल ऑपरेटर। C++ में -5 %2 का परिणाम होगा, तो इसका आंसर है एक, ए, -1 होगा। C++ में डबल इन्वर्टेज कोमा में C++ स्ट्रिंग कितना स्थान घेरेगी? तो जब ये स्ट्रिंग है तो एक करैक्टर एक स्थान घेरता है, तो स्ट्रिंग में करैक्टर कितने? 1 2 3 है, तो स्थान घेरेगी 3 बाइट्स पर। कोई भी स्ट्रिंग के अंदर एक नल करैक्टर होता है, तो जितने करैक्टर होंगे और +1, तो 3 + 1 4, तो 4 बाइट। आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 322, C++ में जेनेरिक फंक्शन को बनाने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? तो आंसर है बी, टेम्पलेट। निम्न में से कौन एक हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट का उदाहरण है? तो आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 324, 746, 29,591 सिंगल इन्वर्टेज कॉमा में x तथा OX2F क्रम से हैं, तो हम यहाँ देखते हैं 0746। यहाँ सबसे मैक्सिमम जो डिजिट है वो 7 है, तो 7 कहाँ तक आएगी? ऑक्टल में आएगी। तो ये ऑक्टल है, ये डेसिमल है, ये करैक्टर है, और ये 0x2F ये क्या है? हेक्साडेसिमल है। तो आंसर है बी, ऑक्टल, डेसिमल, करैक्टर, हेक्साडेसिमल। निम्न में से क्या फ्लोट का एक प्रकार नहीं है? तो आंसर है ए, शॉर्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा टाइप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर है सी, करैक्टर। आंसर है सी। जो करैक्टर का डेटा टाइप है वो इंटीजर से कम जगह घेरता है और फ्लोट इंटीजर से ज़्यादा घेरता है, तो आंसर ये सही है। आज की वैल्यू 101 का पर क्या कोड होते हैं? तो आंसर है सी, आंसर है बी, सी होगा इसका, और कैपिटल वाला होगा, स्मॉल वाला सी होगा। डी रेफरेंसिंग या इन डायरेक्शन ऑपरेटर है, तो आंसर है ए, एस्ट्रिक या स्टार वाला। क्वेश्चन नंबर 329, निम्न में से कौन सा एरे का एक सही डिक्लेरेशन है? तो आंसर है ए। बाकियों में देखिए आप, इसमें एरे का साइज नहीं दिया, एरे का साइज देना अनिवार्य होता है। दूसरे में देखिए आप, यहाँ पर डेटा टाइप नहीं बताया, तो डेटा टाइप बताना जरूरी होता है। और डी के अंदर देखिए, ये जो है बीच वाले जो ब्रैकेट है ये यूज नहीं किए जाते, यहाँ पर ब्रैकेट यूज किए जाते हैं बड़े वाले, तो आंसर ए सही है। किसी एरे में कुल 9 एलिमेंट है, उसके अंतिम एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा? तो मैंने पहले भी बताया था, जो इतने एलिमेंट होते हैं उसमें से -1 कर दो, 8, तो आंसर है बी। निम्न में से कौन सा कथन किसी एरे के 7वें एलिमेंट को एक्सेस करेगा? तो आंसर है ए, 7वां एलिमेंट एक्सेस करना है तो 7 माइनस का ए, 6 इंडेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरे क्या होता है? एरे समान डेटा टाइप वाली संख्याओं का समूह होता है जो लगातार मेमोरी में स्टोर होता है, तो आंसर है ए ही होगा। निम्न में से किस स्टेटमेंट से एरे के प्रथम एलिमेंट का एड्रेस मिलता है? तो आंसर है ए, एरे और 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफरेंस वेरिएबल बनाने के लिए किस रेफरेंस मॉडिफायर का उपयोग किया जाता है? तो आंसर है ए, एंड मॉडिफायर का उपयोग किया जाता है। किसी रेफरेंस वेरिएबल से हमें मिलता है, तो आंसर है बी, वेरिएबल का एक अन्य नाम। किसी स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने पर वह क्या होगा? तो आंसर ए, वह मेमोरी नहीं घेरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर सही प्रकार से परिभाषित है? तो आंसर है बी,
स्ट्रैक्ट इंटीजर ए। स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं और ये इसका स्ट्रक्चर का नाम यूज किया गया है और यहाँ स्ट्रक्चर का टाइप बताया गया है पैरामीटर। किसी पॉइंटर के द्वारा किसी स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है? तो आंसर है ए। प्रोग्रामिंग भाषा में प्रयोग किए जाने वाले कीवर्ड पब्लिक का खालिस्तान से संदर्भ, मतलब इसमें से कौन सा किससे संबंधित है? तो आंसर है सी, जो अन्य क्लास द्वारा एक्सेस किया जा सके। पब्लिक कोई भी किया जा सकता है, जो आसानी से एक्सेस किया जा सके, जो आसानी से एक्सेस ना किया जा सके, जो अन्य क्लास द्वारा एक्सेस ना किया जा सके। तो आंसर है सी, जो अन्य क्लास द्वारा एक्सेस किया जा सके। आपको ये हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारे क्वेश्चनों का जो स्टैंडर्ड है वो किस प्रकार का है बताइए। और मैंने क्लास शुरू होने से पहले ही बताया था आपको कि हमारे जो क्वेश्चन है वो एक नोट्स के जो नोट्स होते हैं उसको क्वेश्चन के रूप में हमने किया है। तो हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। अब हमारा पोर्शन चलेगा जावा। क्वेश्चन नंबर 340, जावा सर्वप्रथम डेवलप की गई थी? तो आंसर है ए 1991 में। जावा का नाम पहले क्या रखा गया था? आंसर ए ओक। जावा को किस कंपनी ने तैयार किया? आंसर सी सन माइक्रो सिस्टम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 343, जावा को किसने तैयार किया था? आंसर बी जेम्स गॉसलिंग ने। वह भाषा जो किसी भी हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम पर समान रूप से चलती है तो उसे कहते हैं डी आंसर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है अब तक। जावा में प्रोग्राम को रन करना कितना स्टेप प्रोसेस होता है? तो आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान की वजह से जावा को प्लेटफॉर्म स्वतंत्र भाषा माना जाता है। यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो आंसर है JVM ए आंसर। JVM की फुल फॉर्म होती है जावा वर्चुअल मशीन और JVM की फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी गई है। जावा किस प्रकार की भाषा है? तो आंसर है डी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज की। कौन सी भाषा को इंटरनेट के लिए बनाया गया था? तो आंसर है डी जावा। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। जावा में बनाए गए प्रोग्राम को पहले खालिस्तान करने के बाद फिर खालिस्तान करना आवश्यक होता है। तो जावा में जो प्रोग्राम बनाया जाता है पहले उसको इंटरप्रेट करते हैं, पहले उसको कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के बाद उसको फिर हम लोग इंटरप्रेट करते हैं। तो आंसर है इसका सी। जावा प्रोग्राम को कंपाइल करने पर किस कोड में परिवर्तित होता है? तो आंसर है सी बाइट कोड में परिवर्तित होता है। जावा सोर्स कोड को कंपाइल करने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? तो आंसर है सी जावा कंपाइलर, जावा सी के नाम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 352, जावा कोड बाइट कोड को एग्जीक्यूट करके उचित परिणाम देता है, इसके लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? तो आंसर है बी जावा। ये सेकंड स्टेप है, जैसे ही कंपाइल करके बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है फिर इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। जावा में बनी बाइट कोड का एक्सटेंशन होता है? तो आंसर है डॉट क्लास। किसी भी जावा प्रोग्राम फाइल का विस्तारित नाम होता है? तो आंसर है डी डॉट जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा के किस प्रकार के कोड को कंप्यूटर की मशीन के द्वारा समझा जाता है? तो आंसर है सी बाइट कोड के द्वारा। जावा का कंपाइलर है? तो आंसर है ए जावा सी। इसका पूरा नाम है जावा कंपाइलर। जावा का इंटरप्रेटर है? तो आंसर है बी जावा नाम से है। क्वेश्चन नंबर 358, जावा की विशेषताएं हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये भी सही है, सिक्योर है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, इजी एंड स्मॉल है, मल्टी थ्रेड है, डायनेमिक तथा पोर्टेबल है। तो आंसर है सी। ए एंड बी दोनों ही हैं। किस भाषा को इंटरनेट भाषा के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर है ए जावा को। निम्न में से किसका उपयोग आपके द्वारा बनाए गए एप्लेट को देखने के लिए किया जाता है? तो आंसर है बी एप्लेट व्यूअर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा की HTML आधारित खालिस्तान का उपयोग करके देखा जा सकता है? तो हम लोग देख सकते हैं जावा DOC।
JVM का पूर्ण रूप है तो पहले बताया था जावा वर्चुअल मशीन, तो आंसर है जावा वर्चुअल मशीन, आंसर सी। JDK का पूर्ण रूप है तो जे का मतलब जावा डेवलपमेंट किट, तो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा में बनाए गए ऐसे प्रोग्राम जो इंटरनेट पर चलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें एप्लेट कहा जाता है, आंसर ए। जावा में प्रोग्राम को विकसित करने के लिए पहले से बनी क्लास तथा मेथड्स होते हैं, ये सभी किस में पूर्व परिभाषित होते हैं, डिफाइन होते हैं पहले से, तो आंसर है ए, जावा डेवलपमेंट किट में तथा एपीआई में। एपीआई की फुल फॉर्म होती है, तो क्वेश्चन नंबर 366, एपीआई का पूरा नाम है, ये फुल फॉर्म होती है, तो आंसर है ए का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसी जावा प्रोग्राम में कौन सा मेन मेथड उचित है, तो आंसर है ए। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ये रट लेना। जावा में आउटपुट दिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं, तो आंसर है डी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट न्यू लाइन फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी सोर्स फाइल में अधिकतम एक ही खालिस्तान हो सकता है, यह भी ऑप्शनल भी है, तो आंसर है पैकेज स्टेटमेंट। जावा में पैकेज स्टेटमेंट का उपयोग कर रहे हैं तो यह जावा में खालिस्तान कथन होना चाहिए, तो सबसे पहला कथन होना चाहिए। किसी पूर्व परिभाषित पैकेज को अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए खालिस्तान होता है, तो आंसर है सी, इंपोर्ट स्टेटमेंट। सी और C++ में इंक्लूड यूज करते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा में कौन कंप्यूटर की मेमोरी में स्थित तथा काल्पनिक होती है, तो आंसर है डी, जावा वर्चुअल मशीन। जावा में किसी भी वेरिएबल के नाम के प्रारंभ में किस चिन्ह को भी शामिल किया जा सकता है, तो आंसर है ए, डॉलर को, डॉलर चिन्ह को। सी और C++ में डॉलर चिन्ह को यूज नहीं किया जाता। जावा में किस एक नए डेटा टाइप का परिचय कराया गया है जो ट्रू या फॉल्स ही रख सकता है, तो आंसर है बी, बूलियन नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा में बूलियन डेटा टाइप मेमोरी में कितना स्थान घेरता है, तो आंसर है सी, 1 बाइट घेरता है। क्वेश्चन नंबर 376, सबसे छोटा डेटा टाइप खालिस्तान होता है जो 1 बाइट घेरता है, यह इंटीजर को स्टोर करने में काम आता है, तो आंसर है ए, बाइट। जावा में फंक्शन को मॉडिफायर, जावा में फंक्शन के मॉडिफायर होते हैं, तो आंसर है डी, उपरोक्त सभी पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 378, जावा में फंक्शन के मॉडिफायर में पब्लिक का उपयोग नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट वह माना जाता है, तो आंसर है ए, फ्रेंडली या पैकेज। जावा में पैकेज कई का समूह होता है, तो आंसर है बी, क्लासेज का समूह होता है पैकेज। किसमें एक ही प्रोग्राम को अलग अलग थ्रेड के द्वारा चलाने की अनुमति मिलती है, तो आंसर है सी, मल्टी थ्रेडिंग में। क्वेश्चन नंबर 381, किसके उपयोग से CPU के रिक्त समय का उपयोग हो जाता है, तो आंसर है सी, मल्टी थ्रेडिंग में। इनहेरिटेंस में किस कीवर्ड का उपयोग होता है, तो आंसर है ए, एक्सटेंड्स कीवर्ड का उपयोग होता है। एप्लेट को बनाने के लिए किस क्लास को एक्सटेंड करना आवश्यक है, तो आंसर है ए, एप्लेट क्लास को करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लेट बनाते समय एप्लेट तथा AWT पैकेज को भी किया जाता है, तो आंसर है बी, इंपोर्ट किया जाता है। बनाए गए एप्लेट को लेस देन ग्रेटर देन चिन्ह के बीच में एप्लेट टैग के द्वारा खालिस्तान में डाला जाता है ताकि यह ब्राउज़र में चल सके, तो आंसर है सी, HTML पेज के अंदर। क्या भी क्लास की भांति परिभाषित होता है, इसमें भी मेथड व वेरिएबल होते हैं, परंतु इसमें मेथड की कोडिंग नहीं होती तथा एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, तो आंसर है ए, इंटरफेस के अंदर। इंटरफेस के अंदर मेथड नहीं होते, बाकी उसको क्लास की भांति ही। क्वेश्चन नंबर 387, इंटरफेस पर आधारित एक क्लास बनाई जा सकती है जिसे बनाते समय किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है, तो आंसर है डी, इम्प्लीमेंट्स। जार का पूर्ण रूप है, तो आंसर है
JA का अर्थ होता है जावा और ए का जावा आर्चिव, सॉरी आंसर है सी जावा आर्चिव, इसकी फुल फॉर्म है। तो जे का मतलब जावा और AR का मतलब आर्चिव। निम्न में से कौन जावा का कीवर्ड नहीं है? तो आंसर है सी फाइनलाइज, जावा का कीवर्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IDE का पूर्ण रूप है? तो आंसर है ए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जावा में न्यू कीवर्ड के द्वारा ऑब्जेक्ट बनता है? तो आंसर है ए रन टाइम पर। जावा में कौन सी इनहेरिटेंस तकनीक नहीं होती है? तो आंसर है ए मल्टीपल इनहेरिटेंस तकनीक नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 393, जावा में एरे होते हैं? तो आंसर है बी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा का उपयोग करने का लाभ है? तो आंसर है डी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम को समझना आसान तथा कोड का भी रीयूज हो सकता है। तो आंसर है डी। कोड की रीयूजेबिलिटी निम्न में से किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो आंसर है बी इनहेरिटेंस के द्वारा। जब सोर्स फाइल सफलतापूर्वक कंपाइल हो जाती है तो खालिस्तान तैयार हो जाता है? तो आंसर है बाइट कोड तैयार हो जाता है। निम्न में से कौन सा आइडेंटिफायर नेम उचित है? तो आंसर है ये जो प्रश्न है ये जावा के संदर्भ में पूछा गया है। तो आंसर है सी $रेट, जबकि C++ में ये इनवैलिड हो जाएगा। C++ और C++ में तो ये तीनों इनवैलिड हो जाएंगे। निम्न में से कौन जावा का पूर्व परिभाषित डेटा टाइप है? तो आंसर है बी बाइट। 5 इंटीजर का एरे बनाने के लिए कौन सा कथन सही है? तो आंसर है डी। हमने इंटीजर एरे का नाम दे दिया ए और फिर इंटीजर न्यू और इसमें वैल्यू इसका साइज डाल दिया 5। न्यू कीवर्ड का उपयोग होता है? आंसर है बी ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी तैयार करना। कंस्ट्रक्टर एक विशेष खालिस्तान होता है? तो आंसर है सी मेथड होता है। गार्बेज कलेक्शन से पहले कौन सा मेथड चलता है? तो आंसर है बी फाइनलाइज मेथड चलता है। हमारी इस क्लास के वीडियो में C++, जावा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से संबंधित सभी प्रश्नों अब समाप्त हो चुके हैं। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे प्रश्नों का स्टैंडर्ड किस प्रकार का था, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल रोहिला क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग रोहिला क्लासेज।